वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। यह है प्रैक्टिस सेट नंबर 9। ये टेस्ट सीरीज़ है यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी तक 8 टेस्ट इसमें हो गए हैं यूपीएससी वाली सीरीज़ में। प्लेलिस्ट इसकी बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर जो भी नया टेस्ट आएगा वहाँ तक पहुँच सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्लाइमेट फोर्सिंग नामक शब्द का सही वर्णन करता है इनमें से? अगर नहीं करता होगा तो आंसर डी होगा। क्लाइमेट फोर्सिंग या फिर जलवायु फोर्सिंग। देखिए, जलवायु प्रणाली में कारक जो मुख्य रूप से जलवायु प्रणाली के प्रभाव को बढ़ाते हैं, जलवायु प्रणाली में कारक जो मुख्य रूप से जलवायु प्रणाली के प्रभाव को कम करते हैं, जलवायु प्रणाली में कारक जो जलवायु प्रणाली के प्रभावों को या तो बढ़ाते हैं या घटाते हैं। बताइए, ए है, बी है, या ए और बी दोनों हैं तो सी है। देखिए, ए और बी दोनों तो सी ज़्यादा सही हो जाएगा आंसर। जलवायु प्रणाली में कारक जो जलवायु प्रणाली के प्रभावों को या तो बढ़ाते हैं या घटाते हैं, क्लाइमेट फोर्सिंग कहलाता है। तो सी है इसका आंसर। क्लाइमेट या जलवायु फोर्सिंग जलवायु प्रणाली के कारक हैं जो जलवायु प्रणाली पर प्रभाव को बढ़ाते या घटाते हैं, तो सी करेक्ट हो गया। अत्यधिक ग्रीन हाउस गैस जैसे सकारात्मक बल पृथ्वी को गर्म करते हैं, जबकि नकारात्मक बल जैसे कि अधिकांश एरोसोल और ज्वालामुखी विस्फोट के प्रभाव वास्तव में पृथ्वी को ठंडा करते हैं। वायुमंडलीय एरोसोल में ज्वालामुखीय धूल, जीवाश्म ईंधन के दहन से उत्पन्न कालिख, जलते हुए जंगलों का धुआं और खनिज धूल शामिल है। तो क्लाइमेट फोर्सिंग को याद रखिएगा, ठीक है। जलवायु प्रणाली पर प्रभाव को बढ़ाने या घटाने वाले कारक। क्वेश्चन नंबर 2 पर अजय, निम्नलिखित में से किस जल निकाय के जल में अधिकतम घुलित ऑक्सीजन है? सांभर झील, पेंगोंग सो झील, वेम्बनाड झील, फुलहर झील। देखिए, जिस झील में जो उसका पानी है जितना ठंडा होगा या उस पानी का तापमान जितना कम होगा, उसमें घुलित ऑक्सीजन की मात्रा उतनी ही अधिक होगी। और पानी गर्म होगा तो घुलित मात्रा ऑक्सीजन की जो है उस कम होती जाएगी। तो सांभर झील तो राजस्थान की है, ठीक है, इसका तो जल गर्म ही होगा, खारे पानी की झील है। वेम्बनाड झील केरल की है। फुलहर झील उत्तर प्रदेश का पीलीभीत जिला। यहाँ सही उत्तर हो जाएगा लद्दाख की पेंगोंग सो, बी है इसका आंसर। देखिए, सतह के जल में घुलित ऑक्सीजन की सांद्रता तापमान से प्रभावित होती है और इसमें मौसमी एवं दैनिक चक्र दोनों होते हैं। जो ठंडा जल होता है वो गर्म जल की तुलना में अधिक घुलित ऑक्सीजन धारण कर सकता है। सर्दियों और शुरुआती वसंत में जब जल का तापमान कम होता है तो घुलित ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है। गर्मी और पतझड़ में जब जल का तापमान अधिक होता है तो घुलित ऑक्सीजन की मात्रा अक्सर कम होती है। इसलिए ऊपर दिए गए जल निकायों में जो पेंगोंग सो झील है, ऊंचाई पर होने के कारण इसका तापमान न्यूनतम होगा, तो बी करेक्ट है, ठीक है, लद्दाख में। तो उपर्युक्त झीलों की जो अवस्थिति है, सांभर झील राजस्थान में है, पेंगोंग सो लद्दाख में, वेम्बनाड झील केरल, फुलहर झील उत्तर प्रदेश, ठीक है। ऊपर वाला प्रश्न यूपीएससी लेवल है, नीचे वाला स्टेट पीसीएस या जो दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वैसे पूछेगा। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय अम्लीकरण को सही ढंग से परिभाषित करता है? महासागरीय अम्लीकरण को सही ढंग से परिभाषित करेगा इनमें से कौन सा? यह शुरुआती बिंदु पर ध्यान दिए बिना जल में पीएच की यात्रा की दिशा है। यह महासागरीय रसायन विज्ञान में परिवर्तन है, अर्थात महासागर के पीएच के बढ़ने को इंगित करता है। यह कार्बन यौगिकों में वृद्धि द्वारा समुद्र में कार्बोनेट आयनों की सांद्रता में वृद्धि से प्रेरित है। यह वर्तमान पीएच 8 से समुद्र के वास्तविक पीएच को 7 से कम करने की प्रक्रिया। देखिए, अम्ल यानी जो 7 से नीचे है, क्षार यानी जो 7 के ऊपर है। तो महासागर के पीएच को बढ़ाने की प्रक्रिया, बढ़ाने की मतलब 3 है तो 4, 4 है तो 8, तो ऐसे तो वो क्षारीय हो जाएगा, अम्लीय थोड़ी होगा। यहाँ अम्लीकरण पूछ रहा तो ये तो होगा नहीं। देखिए, वर्तमान पीएच 8 है, समुद्र के वास्तविक पीएच को 7 से कम करने की प्रक्रिया, तो 8 से 7 यही हो जाना चाहिए, ए है इसका आंसर। महासागरीय अम्लीकरण, महासागरीय अम्लीकरण को महासागर के जल के पीएच स्तर में आ रही निरंतर कमी के रूप में परिभाषित किया जाता है।
देखिए, महासागरों में प्रवेश करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ घुलकर बनाती है कार्बनिक अम्ल, जिससे महासागर की अम्लता बढ़ जाती है और समुद्र के जल का पीएच स्तर कम हो जाएगा तो ज़्यादा अम्लीय हो जाएगा। महासागर द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन द्वारा उत्पन्न जलवायु परिवर्तन प्रभाव को कम करने में मदद करता है, लेकिन कम पीएच स्तर समुद्री पारिस्थितिक तंत्र और खाद्य श्रृंखला पर बहुत नकारात्मक प्रभाव डालता है। ठीक है, ए है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा अंटार्कटिक के ऊपर ओजोन के क्षरण का मुख्य कारण है? अंटार्कटिक के ऊपर ध्रुवीय सर्दियों के दौरान एक मजबूत और स्थिर ध्रुवीय भंवर। आर्कटिक के ऊपर ध्रुवीय सर्दियों के दौरान एक मजबूत और स्थिर ध्रुवीय भंवर। अंटार्कटिक के ऊपर ध्रुवीय सर्दियों के दौरान एक कमजोर और अस्थिर ध्रुवीय भंवर, या अंटार्कटिक के ऊपर ध्रुवीय ग्रीष्म काल में एक मजबूत और स्थिर ध्रुवीय भंवर। अंटार्कटिक के ऊपर ओजोन के क्षरण का मुख्य कारण पूछ रहा है, तो अंटार्कटिक के ऊपर पूछ रहा है, यहाँ आर्कटिक लिखा है तो इसका तो कोई दूर दूर तक होना नहीं चाहिए, इसको तो हटा ही दो। ठीक है, आंसर तो अंटार्कटिक वाला होगा ना। अंटार्कटिक के ऊपर ध्रुवीय सर्दियों के दौरान, ठीक है, ग्रीष्म काल वाला हटा दीजिए, सर्दियों के दौरान कमजोर से तो काम बनेगा नहीं, एक मजबूत और स्थिर ध्रुवीय भंवर, ए है इसका आंसर। ठीक है, यहाँ अस्थिर और कमजोर की वजह से ये सी वाला हट जाएगा, बी को तो सबसे पहले हटा दो। और ग्रीष्म नहीं बल्कि सर्दियों के दौरान, ध्रुवीय सर्दियों के दौरान। देखिए, ए है इसका आंसर, ये सी क्यों डाल दिया यहाँ? ठीक है, अपने को चाहिए मजबूत और स्थिर ध्रुवीय भंवर, वो तो ए में है ना, एक मजबूत और स्थिर ध्रुवीय भंवर, ना कि सी में, तो ए है यहाँ पर आंसर, वो सी प्रिंटिंग मिस्टेक है। देखिए, ओजोन को नष्ट करने वाले पदार्थ समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फेरिक की ओजोन परत में मौजूद होते हैं। वायुमंडलीय वायु के बहाव की गति द्वारा उन्हें काफ़ी दूर तक पहुंचाया जाता है। अंटार्कटिक ओजोन परत को ओजोन छिद्र के रूप में जाना जाता है। यह गंभीर कमी विशेष रूप से मौसम संबंधी और रासायनिक स्थितियों के कारण होती है। ठीक है, तो आंसर क्या है इसका? ए है। अंटार्कटिक के ऊपर ध्रुवीय सर्दियों के दौरान एक मजबूत और स्थिर ध्रुवीय भंवर। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। उम्हेहर तकनीक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ओजोन परत की माप से, संभावित ग्लोबल वार्मिंग की माप से, समुद्र के स्तर में वृद्धि की माप से, या ग्लेशियर की माप से? ओजोन परत की मोटाई को तो डॉप्सन इकाई में मापते हैं, और जो उम्हेहर टेक्निक है वो भी ओजोन परत की माप से ही है। ठीक है, तो ए है इसका आंसर। देखिए, ओजोन की माप कैसे की जाती है? ओजोन की माप हेतु विभिन्न उपकरण और तकनीक मौजूद हैं। उनमें से कुछ हैं डॉप्सन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर और फिल्टर ओजोनोमीटर, जिसे M83 भी कहा जाता है, और निम्बस उपग्रह में कुल ओजोन मैपिंग स्पेक्ट्रोमीटर हैं। कुल 7 ओजोन मैपिंग स्पेक्ट्रोमीटर हैं निम्बस उपग्रह में। ठीक है, तो निम्बस उपग्रह से भी मोटाई नप जाएगी, फिल्टर ओजोनोमीटर से भी, डॉप्सन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से भी, और उम्हेहर तकनीक से भी। इसमें क्या है, देखिए, कुल ओजोन प्रचुरता की सबसे सामान्य माप डॉप्सन इकाई है, जिसमें ओजोन स्तंभ की मोटाई मिली सेंटीमीटर में है, और ये ओजोन स्तंभ की जो मोटाई है यानी STP, इसमें एक डॉप्सन इकाई 2.69 इंटू 10⁻20 अणु प्रति वर्ग मीटर के बराबर होती है। तो विकल्प ए करेक्ट है, सीधे सीधे याद रखिएगा वैसे भी। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। दो कथन है यहाँ पर, ये वो वाला प्रश्न है कि दूसरा पहले की व्याख्या करेगा तो ए करेक्ट होगा, इनमें से कोई सही गलत होगा तो आंसर सी और डी में दिया जाएगा। दोनों सही होंगे, एक दूसरे का स्पष्टीकरण नहीं करते होंगे तो आंसर बी दिया जाएगा। तो पहला स्टेटमेंट है यहाँ पर, क्योटो प्रोटोकॉल केवल विकसित देशों पर बाध्यकारी है।
जो सामान्य लेकिन विभेदित जिम्मेदारी एवं संबंधित क्षमताओं के सिद्धांत के तहत उन पर अधिक उत्तरदायित्व आरोपित करता है। केवल विकसित देशों पर बाध्यकारी है, विकासशील देशों पर भी बाध्यकारी है। क्या गलत है क्या पहला स्टेटमेंट? और दूसरा स्टेटमेंट भी पढ़ लेते हैं फिर देखेंगे इसको। देखिए, इसके तहत ये माना गया है कि इसके किसके तहत? क्योटो प्रोटोकॉल के तहत ये माना गया है कि ये जो देश हैं वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के वर्तमान उच्च स्तर हेतु काफ़ी हद तक जिम्मेदार हैं। ये देश कौन से देश? ये जो विकसित देश हैं, डेवलप्ड कंट्री हैं। देखिए, पहली वाली लाइन तो सही है, क्योटो प्रोटोकॉल केवल विकसित देशों पर ही बाध्यकारी है, यानी डेवलप्ड कंट्री पर बाध्यकारी है। जो सामान्य लेकिन विभेदित जिम्मेदारी एवं संबंधित क्षमताओं के सिद्धांत के तहत उन पर अधिक उत्तरदायित्व आरोपित करता है। जो का मतलब है यहाँ पर क्योटो प्रोटोकॉल से, और उन पर का मतलब है उन पर अधिक उत्तरदायित्व आरोपित करता है विकसित देशों से। ठीक है। और कथन 2, इसके तहत माना गया है कि ये जो देश हैं, ये जो विकसित देश हैं, वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के वर्तमान उच्च स्तर हेतु काफ़ी हद तक जिम्मेदार हैं, इसलिए इन देशों के लिए क्योटो प्रोटोकॉल जो है बाध्यकारी है। तो बिल्कुल दूसरा जो है पहले की व्याख्या भी कर रहा है, तो दोनों के दोनों करेक्ट भी हैं ये, और ए इसका आंसर हो जाएगा। कथन 1 और 2 दोनों सही हैं, और कथन 2 1 की सही व्याख्या है। देखिए, क्योटो प्रोटोकॉल 11 दिसंबर 1997 को अपनाया गया था। एक जटिल अनुसमर्थन प्रक्रिया के कारण 16 फरवरी 2005 को लागू हो गया। वर्तमान में क्योटो प्रोटोकॉल के 192 पक्षकार हैं। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, अपनाया कब गया, लागू कब गया, पक्षकार भी याद रखिए। यहाँ से 3 प्रश्न बन सकते हैं छोटे एग्जाम में। क्योटो प्रोटोकॉल कन्वेंशन के सिद्धांतों और प्रावधानों पर आधारित है और इसकी अनुबंध आधारित संरचना का अनुसरण किया गया है। देखिए, क्योटो प्रोटोकॉल केवल विकसित देशों पर बाध्यकारी है। ठीक है। जो सामान्य लेकिन विभेदित जिम्मेदारी एवं संबंधित क्षमताओं के सिद्धांत के अनुसार उन पर अधिक उत्तरदायित्व आरोपित करता है। जो मतलब क्योटो प्रोटोकॉल, और उन पर मतलब विकसित देश। इसके तहत ये माना गया है कि ये जो देश हैं, ये विकसित देश हैं, वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के वर्तमान उच्च स्तर हेतु काफ़ी हद तक जिम्मेदार हैं, इसलिए इनके ऊपर बाध्यकारी है क्योटो प्रोटोकॉल। तो दोनों के दोनों करेक्ट हैं। कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या स्पष्टीकरण भी करता है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 3 कथन है यहाँ पर, कौन सा कितने सही पूछ रहा है वो? ठीक है, कितने सही पूछ रहा है। समुद्री शैवाल मैक्रो एल्गी हैं जो चट्टान अथवा अन्य सबस्ट्रेट होते हैं और ये तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इनका उपयोग सुपर कैपेसिटर विकसित करने के लिए किया जा सकता है। समुद्री शैवाल शैवाल प्रस्फुटन को नियंत्रित करने में सहायक होते हैं। शैवाल प्रस्फुटन यानी अलगल ब्लूम। बिल्कुल करेक्ट है पहला स्टेटमेंट, और बिल्कुल करेक्ट है दूसरा वाला स्टेटमेंट, और तीसरा भी। सारे के सारे सही हैं, सभी 3 इसका आंसर है। कैसे सही है देखते हैं। देखिए, समुद्री शैवाल जो है मैक्रो एल्गी हैं जो चट्टान अथवा अन्य सबस्ट्रेट से जुड़े हैं और ये तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, तो फर्स्ट करेक्ट हो गया। उन्हें उनके रंजकता के आधार पर क्लोरोफाइटा जो हरे रंग के होते हैं, रोडोफाइटा जो लाल रंग के होते हैं, और फियोफाइटा जो भूरे रंग के होते हैं, इसमें वर्गीकृत किया गया है। उनमें से जो क्लोरोफाइटा है यानी जो हरे रंग के शैवाल हैं, वे घटक हैं कार्बोहाइड्रेट के, लिपिड के, प्रोटीन के और अन्य बायोएक्टिव यौगिकों के। समुद्री शैवाल विटामिन, खनिज, आहार, फाइबर सहित आवश्यक पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। देखिए, जब कृषि उद्योगों, जलीय कृषि और घरों से निकलने वाले अपशिष्ट को यानी कार्बन यानी नाइट्रोजन और फॉस्फोरस के जो घटक होते हैं उनको समुद्र में छोड़ा जाता है, तो इससे समुद्र में पोषक तत्वों का असंतुलन उत्पन्न हो जाता है। इस कारण शैवाल प्रस्फुटन होता है यानी अलगल ब्लूम होता है, जो समुद्री रासायनिक क्षति का संकेत है। देखिए, अलगल ब्लूम का मतलब है एक जलीय पारिस्थितिक तंत्र में शैवालों की आवश्यकता से अधिक वृद्धि हो जाना। शैवालों की आवश्यकता से अधिक वृद्धि हो जाएगी तो क्या होगा, जो वाटर का फ्लो है वो रुक जाएगा। ठीक है, जिससे पर्यावरण जो जलीय पारिस्थितिक तंत्र है वो असंतुलित हो जाएगा। समुद्री शैवाल
अतिरिक्त पोषक तत्वों को अवशोषित करते हैं और पारिस्थितिक तंत्र को संतुलित करते हैं। तो तीसरा भी करेक्ट हो गया। देखिए इनका उपयोग जो है वो सुपर कैपेसिटर को विकसित करने में किया जा सकता है, क्योंकि हाल ही में किया गया है। इसको करंट से रिलेट कर दो। हाल ही में गुजरात एनर्जी रिसर्च एंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने समुद्री शैवाल से प्राप्त सेलुलोज नैनोफाइबर का उपयोग करके एक सुपर कैपेसिटर बनाया है। तो दूसरा वाला भी करेक्ट हो गया। तीनों के तीनों करेक्ट हो गए। सी है आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है सिंपलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व से रिलेटेड तीन स्टेटमेंट है। यहाँ पर कितने सही होंगे पूछ रहा है। सिंपलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। इस रिजर्व के जंगलों में एरेंगा खारिया और मैन किडियास नाम की दो मानव जनजातियां निवास करती हैं, यानी ट्राइब। ठीक है, एरेंगा खारिया और मैनकिडियास। एरेंगा खारिया और मैनकिडियास नामक दो जनजातियां निवास करती हैं इस रिजर्व के जंगलों में। यह बायोस्फीयर रिजर्व दो अलग अलग जैव भौगोलिक क्षेत्रों में स्थित है। ओरिएंटल क्षेत्र का महानादियान पूर्वी तटीय क्षेत्र और दक्कन प्रायद्वीपीय क्षेत्र का छोटा नागपुर बायोटिक प्रांत। कितने सही हैं पूछ रहा। केवल दो। तीनों के तीनों इनमें से कोई नहीं। वो यूपीएससी वाला नया वाला पैटर्न जिससे एलिमिनेशन मेथड का पता ही नहीं चलता कुछ। कम से कम दो तो पता होने चाहिए इनमें। देखिए बिल्कुल पहला सही है इसमें, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, सारे के सारे सही हैं, तीनों सही हैं। सी है इसका आंसर। इन सभी टेस्ट की आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके। देखिए सिंपलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व वर्ष 2009 से ही यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। तो फर्स्ट करेक्ट है। सेकंड वाला भी करेक्ट है, क्योंकि एरेंगा खारिया और मैनकिडियास नाम की दो मानव जनजातियां इस रिजर्व के जंगलों में निवास करती हैं तथा पारंपरिक कृषि करती हैं। यह जो बायोस्फीयर रिजर्व है दो अलग अलग जैव भौगोलिक क्षेत्रों में स्थित है। ओरिएंटल क्षेत्र का महानादियान पूर्वी तटीय क्षेत्र और दक्कन प्रायद्वीपीय क्षेत्र का छोटा नागपुर बायोटिक प्रांत। तो तीसरा वाला भी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 9 है ओस के निर्माण के लिए ओसांक को निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। दो कथन है यहाँ पर, कौन सा सही होगा इसमें। ओस के निर्माण के लिए ओशांक को हिमांक से कम होना चाहिए और पाले के निर्माण के लिए ओशांक को हिमांक पर या उससे ऊपर होना चाहिए। ओस को बोलते हैं ड्यू, ठीक है, और ओशांक हो गया ड्यू पॉइंट और हिमांक हो गया फ्रीजिंग पॉइंट। देखिए क्रिकेट कमेंट्री में ये जो ड्यू शब्द है आप काफ़ी सुना होगा, ठीक है, क्योंकि अगर ड्यू आएगी तो जो क्रिकेट की पिच है उस पर बॉल स्विंग नहीं होगी। स्पिनर के लिए ड्यू आना बिल्कुल बर्बाद है, ठीक है, ना वो लेग स्पिन कर सकता ना ऑफ स्पिन कर सकता। साधारण भाषा में ड्यू के कारण बॉल जो है वो फिरकी नहीं मारेगी। तो ड्यू पॉइंट ड्यू। देखिए ओस को अगर ओस का निर्माण होगा तो ओशांक को हिमांक से कम होना चाहिए, यानी ड्यू पॉइंट जो है वो हिमांक से कम होना चाहिए। ओस के निर्माण के लिए ओशांक को हिमांक से कम होना चाहिए और पाले के निर्माण के लिए ओशांक को हिमांक पर या उससे ऊपर होना चाहिए। देखिए ओस के निर्माण के लिए ओशांक को हिमांक से ऊपर होना चाहिए। अगर ओशा मतलब ड्यू पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट से कम हो जाएगा तब तो ओस बर्फ बन जाएगी, यानी फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाएगा। तो ओशांक जो है वो हिमांक के ऊपर होना चाहिए, यानी जो ड्यू पॉइंट है वो फ्रीजिंग पॉइंट के ऊपर होना चाहिए। गलत है पहला स्टेटमेंट। और पाले के निर्माण के लिए ओशांक को हिमांक पर या उससे ऊपर होना चाहिए। पाला अगर चाहिए तो ओशांक नीचे रहेगा, हिमांक ऊपर रहेगा, ठीक है। ओशांक को हिमांक पर या फिर उससे कम होना चाहिए, यहाँ ऊपर लिखा है तो ऊपर का नीचे लिखा है, नीचे का ऊपर लिखा, दोनों के दोनों गलत हैं। डी है इसका आंसर। देखिए जब नमी जो है ठोस वस्तुओं की शीतलक सतहों पर पानी की बूंदों के निर्माण में जमा होती है तो इसे बोलते हैं ड्यू, यानी ओस के रूप में जाना जाता है। जो ठंडी रातें होती हैं
खासकर सर्दियों की आपने ओस की बूंदें देखी होंगी पेड़ों पर, पत्तों पर। देखिए इसके निर्माण के लिए आदर्श स्थितियाँ क्या क्या होनी चाहिए ओस के निर्माण के लिए, इंपॉर्टेंट है, इतनी ही लाइन इंपॉर्टेंट है, मैच करके पूछ, स्टेटमेंट बनाकर पूछ लेगा। निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थितियाँ ओस के निर्माण के लिए आवश्यक हैं? तो आसमान जो है वो साफ होना चाहिए, हवा जो है वो शांत होनी चाहिए। अगर तेज हवा चलेगी तो ओस बन ही नहीं पाएगी, वो तो सूख जाएगी। उच्च सापेक्षिक आर्द्रता होनी चाहिए और रातें जो है वो ठंडी होनी चाहिए और लंबी होनी चाहिए। अगर गर्म रातें होंगी तो ओस तो भाप बन जाएगी, ठीक है, वेपराइज हो जाएगी। तो यह है ओस के निर्माण के लिए आदर्श परिस्थितियाँ: साफ आसमान, शांत हवा, उच्च सापेक्षिक आर्द्रता, ठंडी और लंबी रातें। ओस के निर्माण के लिए यह आवश्यक है कि जो ओशांक है वो हिमांक से अधिक होना चाहिए, यानी जो ड्यू पॉइंट है वो फ्रीजिंग पॉइंट के ऊपर होना चाहिए, इसलिए गलत है पहला स्टेटमेंट। और ठंडी सतहों पर पाला तब निर्मित होता है जब संघनन हिमांक से नीचे होता है, अर्थात ओशांक जो है वो हिमांक पर होगा या उससे कम होगा। तो दूसरा वाला भी गलत है, वहाँ ऊपर लिखा था। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फियर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? यह पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत है जहां सभी मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं। क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है क्या? पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे पहली परत है ट्रोपोस्फियर, यानी क्षोभ मंडल सबसे निचली परत है और यहीं होती हैं सभी मौसम संबंधी घटनाएं। तो करेक्ट है पहला स्टेटमेंट। क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान घटता जाता है, बढ़ता नहीं है, गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट। सही पूछा, केवल एक सही है। देखिए क्षोभमंडल जो है वो पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत है जहाँ सभी मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इंपॉर्टेंट लाइन है इतनी। यह पृथ्वी की सीमा के 11 किलोमीटर तक फैली हुई है। यह कौन? क्षोभमंडल की परत। क्षोभमंडल की ऊंचाई जो है पृथ्वी के ध्रुवों पर यानी पोल्स पर कम होती है और भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर पर अधिक होती है। क्षोभमंडल में ऊंचाई के साथ तापमान घटता जाता है, बढ़ता नहीं है, तो दूसरा वाला गलत है। और क्षोभमंडल जो है सबसे सघन वायुमंडलीय परत है। एक होती है क्षोभ सीमा, यह पृथ्वी, ये ऊपर क्षोभमंडल हो गया, इसके ऊपर है स्ट्रेटोस्फियर यानी समताप मंडल। तो यहाँ पाई जाती है एक क्षोभ सीमा। क्षोभ सीमा क्या करती है? क्षोभ मंडल और समताप मंडल को अलग करती है, ठीक है। तो क्षोभ सीमा वह रेखा है जो क्षोभ मंडल और समताप मंडल को अलग करती है, यानी ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर को। जो ओजोन लेयर है वो कहाँ पर है? इसी में, स्ट्रेटोस्फियर में। सभी मौसम संबंधी घटनाएं कहाँ पर होती हैं? बिजली की चमक, वर्षा वर्षा, ये तड़ित बड़ित जो आता है इसमें क्षोभ मंडल में आता है। इसलिए जो एरोप्लेन उड़ते हैं, जो हवाई जहाज उड़ते हैं, वो इसमें उड़ते हैं समताप मंडल में, इसके ऊपर, इस वाले मंडल में। वही पूछ लेते हैं प्रश्न। तो 10 प्रश्न थे ये, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा 1 से 2 बार। धन्यवाद।